स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक व्याकरण एवं रचना का लेसन 5, जिसका नाम है वर्तनी और उच्चारण। बच्चों, आज इस लेसन में हम वर्तनी और उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत बोलते हैं, और जैसे ही हम उनको गलत बोलते हैं उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे हमारे सामने एक वर्ड है, एक शब्द है समान, ठीक है। तो कभी कभी हम समान के लिए, जो हमारी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, गुड्स हैं, उनके लिए समान का यूज़ कर देते हैं कि मेरा सामान वहाँ पर रखा हुआ है। तो ये समान वर्ड उस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वह सामान होता है, सामान। अगर हम समान बोलेंगे, समान का मतलब होता है इक्वल, बराबर, ठीक है। वैसे ही हम बोल देते हैं बाहर, बाहर, वह बाहर गया है, जबकि ये शब्द भी गलत है। बै है, आर है, बाहर, हम गलत बोलते हैं। बाहर का मतलब होता है बसंत ऋतु में आने पर फूलों पर जो बाहर आ जाती है, फूल खिल जाते हो, तो उसको हम बाहर बोलते हैं। वो जो बाहर होता है, मतलब किसी के लिए हम बोल रहे हैं बाहर गया हुआ है, वो बाहर गया है, जा रहा है, तो हम उसके लिए बाहर शब्द का यूज करें, ना कि बाहर का, ठीक है। बै आ है। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी वजह से हमारा अर्थ पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम इस लेसन में वर्तनी की शुद्धता के बारे में, शुद्ध उच्चारण के बारे में ही बात करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। वर्तनी। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम वर्तनी किसको कहते हैं। कई बार लिखने में हमारी स्वर, व्यंजन, मात्रा, संधि अथवा संयोग की छोटी सी अशुद्धि हमारी बात के अर्थ को ही उलट देती है। जैसे राजप्रसाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। राजप्रसाद को देखकर सुदामा चकित रह गए। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने मुंह से कोई स्वर, मतलब जब हम लिखने में या फिर अपने मुंह से कोई स्वर या व्यंजन या फिर मात्रा या फिर संधि को बोलते हैं, तो कई बार हमारी जो छोटी सी अशुद्धि होती है हमारी बात के अर्थ को पूरी तरीके से ही बदल देती है। जैसे यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। इन दोनों वाक्यों में प्रथम शब्द में आ की मात्रा का छोटा सा अंतर है, केवल आ की मात्रा का डिफरेंस दिया है इसमें, किंतु यही अंतर इनके अर्थ परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। इस आ की मात्रा की वजह से ही इन दोनों सेंटेंस का ही अर्थ पूरी तरीके से बदल गया है। प्रथम शब्द राजप्रसाद का अर्थ है राजा की कृपा, ठीक है। राजप्रसाद का क्या अर्थ है? राजा की कृपा। जबकि राजप्रसाद का अर्थ है राजा का महल। यही अर्थ सुदामा के विषय में भी अभिष्ट है। इसीलिए अपनी बात को दूसरों तक सही सही अर्थों में पहुंचाने के लिए शुद्ध लिखना आवश्यक है, ठीक है। अगर हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो सही से हमारी बात को समझे, तो हमें उसको लिखना भी सही होगा और बोलना भी सही होगा, तभी हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक सही अर्थों में पहुंचा सकते हैं। वर्ण और लिपि चिन्ह। अब हम बात करते हैं वर्ण और लिपि चिन्ह की। मौखिक भाषा में जिस प्रकार ध्वनियाँ होती हैं, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में लिपि चिन्ह होते हैं। जैसे ध्वनि, जब हम बोलते हैं हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, उसी तरीके से जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए लिपि चिन्ह होते हैं। वर्ण, ध्वनि चिन्ह और लिपि चिन्ह दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जो वर्ण होते हैं, मतलब जैसे हम बोलेंगे कुछ भी, तो हम अगर उसको लिखेंगे तो वो वैसे ही, मतलब वर्णों की सहायता से हम उसको वैसे ही लिखेंगे जैसा हम बोल रहे हैं। यह अधिक यथार्थ और वैज्ञानिक है, क्योंकि यह मौखिक और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। क्या? वर्ण। वर्ण भाषा की लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों के प्रतीक हैं, जबकि लिपि चिन्ह केवल लिखित भाषा के प्रतीक हैं। जो वर्ण होते हैं वो मौखिक भाषा
और लिखित भाषा दोनों के ही प्रतीक होते हैं, लेकिन जो लिपि चिन्ह होते हैं वो केवल लिखने में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जो वर्ण हम मतलब जैसे कुछ वर्ड बोल रहे हैं, ए आ ई, ये सारे सभी वर्ण होते हैं और ये जिस रूप में लिखे जाते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्तनी के नियम, जो स्पेलिंग होती है, वर्तनी हम बोलते हैं स्पेलिंग को, तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। वर्तनी के कुछ नियम यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे फर्स्ट दिया है, संयुक्त व्यंजनों को सूचित करने के लिए देवनागरी लिपि में निम्नलिखित संकेत चिन्ह दिए जाएंगे। संयुक्त व्यंजनों को लिखने के लिए, उनको सूचित करने के लिए देवनागरी लिपि में संकेत चिन्ह दिए जा रहे हैं। क्या क्या है वो? क्या? जिन व्यंजनों में खड़ी पाई, मतलब इस तरीके की साइन होती है, ठीक है, ऐसे साइन होता है, उन्हें जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तब यह खड़ी पाई हटा दी जाती है। जिन व्यंजनों में मतलब इस तरीके का साइन होता है, जब इनको किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो ये जो खड़ी पाई होती है ये हटा दी जाती है। जैसे ख है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी पाई को हटा करके इसको आधा बना दिया गया। उसी तरीके से बाकी के वर्ण भी लिए गए हैं। आदि रूपों का प्रयोग जैसे ख्याल, अच्छा, पुण्य, ध्यान, पुष्प आदि, ठीक है, इन रूपों में हम कर सकते हैं। ख, रै की स्थिति अलग प्रकार की है। जो रै रथ होता है उसकी स्थिति अलग प्रकार की होती है। ये इसमें खड़ी पाई भी नहीं होती है। यदि रै स्वर रहित रै, मतलब रै जिसमें स्वर नहीं है, पहले हो और बाद में कोई अन्य व्यंजन हो, तो रै उस व्यंजन के ऊपर ऊपर इस रूप में लगा दिया जाता है, इस रूप में लगता है। किस स्थिति में? रै जब स्वर रहित हो, जब रै के साथ कोई स्वर ना हो, उस स्थिति में। यदि रै पहले हो और बाद में कोई अन्य व्यंजन हो, रै पहले आ रहा हो और उसके बाद कोई दूसरा व्यंजन आ रहा हो, तो उस व्यंजन के ऊपर रै को इस तरीके से इस रूप में लगा दिया जाता है। इसे रेफ बोलते हैं, रेफ की मात्रा इसको बोलते हैं। जैसे कर्म, शीर्षक आदि। यदि व्यंजन के बाद स्वर मात्रा आ जाए, व्यंजन के बाद जो हम व्यंजन लिखते हैं उसके बाद यदि स्वर मात्रा आ जाए तो यह रेफ के ऊपर रेफ के ऊपर आ जाती है। जैसे शर्मा, पार्टी, मतलब अगर कोई मात्रा आ जाती है व्यंजन के बाद तो यह उस मात्रा के ऊपर आ जाती है। जो रेफ की जो ये है रेफ, ये उस मात्रा के ऊपर आ जाती है। पर्दे, पार्टी, कार्य आदि। किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब रै पूरा हो उसे इस तरीके के साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब रै पूरा हो, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन है और उसके बाद रै पूरा दिया गया है, तो फिर उसकी मात्रा इस तरीके से आ जाती है। इसे 4 प्रकार से दिखाया जाता है। कैसे? द और है जैसे व्यंजनों के साथ रै का रूप द्र या फिर रै की तरह होगा, जैसे द्रव्य, ह्रास, इस तरीके से होगा। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई हो तो पूरे को इस तरीके से दिखाया जाता है। मतलब जिनमें खड़ी पाई होती है, जिन व्यंजन में खड़ी पाई, अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरीके के व्यंजन होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती है, तो उनमें रै इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे क्रम या फिर सम्राट या फिर वज्र। श में रै जोड़ने पर श बनता है, किंतु इसके लिए श का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री, मान लिया श और रै दो वर्ण लिए हैं, तो इन दोनों वर्णों का प्रयोग करना है, तो उसके लिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो श बन जाता है। इसका स्वतंत्र रूप से हम श के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। जैसे श्री, श्रम या फिर परिश्रम आदि। ठ आदि के साथ रै, पूरा रै केवल इस रूप में लगाया जाता है, इस साइन के रूप में लगाया जाता है। जैसे राष्ट्र या फिर ड्रामा आदि या फिर ट्रक। घ, कै, फै के लिए
आधा कै फै का प्रयोग होगा। मतलब अगर कै और फै है तो ये दोनों आधे रूप में इस तरीके से आते हैं, जैसे पक्का, रफ्तार आदि। ड़, छ, ट, ढ, ण, ढ, द, है आदि रूपों के नीचे हलंत लगाया जाएगा। इस तरीके का अगर साइन आ जाते हैं तो आधे अगर हमें लिखने हैं तो हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि इनमें खड़ीपाई नहीं होती है। जैसे नाट्य, गड्ढा, धनाट्य, विद्या, बुद्ध, चिन्ह आदि, इनमें खड़ीपाई नहीं होती है, इसलिए इनको हलंत लगा करके आधा बनाया जाता है। ट से पहले प्राय श का प्रयोग होता है, जैसे कष्ट। ट से पहले प्राय श का प्रयोग किया जाता है, जैसे कष्ट, निष्ठा, या फिर षणानन, या फिर कृष्ण आदि। री के बाद प्राय श होता है, जैसे कृषि, वृषभ। श केवल संस्कृत शब्दों में आता है, जो श होता है वो संस्कृत के शब्दों में ही आता है। श का प्रयोग संस्कृत, हिंदी और विदेशी शब्दों में होता है, लेकिन यदि श और श एक साथ आए तो श का योग पहले होगा, जैसे शेष, शोषण, शीर्षक आदि। पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं। जो वर्ण है अपने वर्ण के व्यंजन से पहले जुड़ते हैं, तब उसे अनुस्वर के रूप में भी दिया जाता है, जैसे पंथ। ठीक है, आधा न है तो पंथ इस तरीके से ये आ जाएगा। गड्ढा, गंगा, तो इसको हम गंगा को इस तरीके से लिख सकते हैं। पंप को इस तरीके से लिख सकते हैं, मंजन, मंडप आदि। इसी प्रकार अनुस्वर पंचमाक्षर का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन य, व, है से पहले पंचमाक्षर आते हैं तो वहाँ पंचमाक्षर नहीं जुड़ता है। सॉरी, लेकिन यदि य, व, है से पहले पंचमाक्षर आते हैं तो वहाँ पर पंचमाक्षर ही जुड़ता है। इस तरीके का साइन नहीं आता है, वहाँ पर अनुस्वर का प्रयोग नहीं होता है। गलत प्रयोग, अब देखिए यहाँ पर गलत प्रयोग है। ये पुण्य लिखा है, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, ये सही प्रयोग है पुण्य। ये साम्य लिखा है इसको, लेकिन साम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सही ये गलत है। यहाँ पर जो अर्थ ये बताना चाह रहे हैं, ये साम्य का अर्थ, साम्य को इस रूप में लिखना चाहते हैं, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। अन्य इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, समन्वय भी नहीं लिखा जा सकता है। यदि पंचमाक्षरों का एक साथ प्रयोग होता है तो वहाँ भी अनुस्वर का प्रयोग नहीं होता है। जब एक साथ अनुस्वर का पंचमाक्षरों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी हम अनुस्वर नहीं लगाते हैं, जैसे अन्न या फिर सम्मान। इस तरीके के शब्दों में हम अनुस्वर नहीं लगाते हैं। दो महाप्राण व्यंजनों का संयोग नहीं होता। अल्पप्राण के बाद उसी का महाप्राण होता है, जैसे मक्खन, या फिर बग्घी, बैगे, घेई, बग्घी, मच्छर, बुढ़ा, शुद्ध आदि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हम शुद्ध वर्तनी लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए शुद्ध उच्चारण भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। शुद्ध उच्चारण ना करने और सावधानी से न सुनने के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब हम उसको शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे और उसको सावधानी से नहीं सुनेंगे तो हमारी वर्तनी की अशुद्धियाँ आ जाती हैं उसमें। उच्चारण में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों के लिखने से वर्तनी भी शुद्ध होती है। वर्तनी की कुछ अशुद्धियों के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे अशुद्ध और शुद्ध, दो दिए हैं इसमें, एक तरफ अशुद्ध दिया है, दूसरी तरफ शुद्ध दिया है। ए और आ की समस्या, ये लिखा आविष्कार, यह अशुद्ध है जबकि होता है आविष्कार। हस्तक्षेप जबकि होता है हस्तक्षेप। आहार जबकि होता है आहार। उसी तरीके से ई की समस्या दी है, ऊ की समस्या दी है, छोटे और बड़े ऊ की। ए की दी है, री ऋषि और री की समस्या दी है, ण और नय की समस्या दी है, बै की समस्या दी है, श और श की समस्या दी है। तो इनको शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आप सीख सकते हैं।
तो ये था क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का लेसन 5। थैंक यू।